नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कहीं बड़े फैसले की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वादों के बीच आम आदमी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल भी पूछती हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब खुलेगी हर खबर की परत, होगी हर दावे की पड़ताल और सामने आएगी हर सच्चाई बिना किसी लाग लपेट के। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का। अयोध्या के राम मंदिर मामले में जिस तरीके से दान में घपला हुआ है, दान में चोरी की गई है, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई भी की है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि आज सोमवार को 13 जुलाई को इस पूरे मामले में जब सुनवाई हुई है तो कोर्ट की तरफ से दूसरी तारीख भी दी गई है। अगले सोमवार की 20 जुलाई की तारीख दी गई है जब इस पूरे मामले की दोबारा से सुनवाई होने वाली है। लेकिन इस सब के बीच में एक हफ्ते में आखिरकार क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से वो जज रहे जिनकी तरफ से इस पूरे मामले की सुनवाई की गई है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही है, दूसरी तरफ ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की है। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेशित एसआईटी जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं। इस मामले की आगे की सुनवाई अगले सोमवार को लिस्ट कर दी गई है और स्टेटस रिपोर्ट में एसआईटी के गठन के बारे में जानकारी भी मांग ली गई है। अब सीजीआई की तरफ से जब ये पूरी सुनवाई की जा रही थी, उनकी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की गई हैं। दरअसल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन को लेकर के गंभीर सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से उसमें पारदर्शिता होती है, किस तरीके से वो दान जो हम देते हैं, जो चढ़ावा हम चढ़ाते हैं उसे लिस्ट किया जाता है, जो सोने और चांदी के आभूषण लेकर के आते हैं, जो तमाम वस्तुएं हम चढ़ाते हैं उसे किस तरीके से लिस्ट किया जाता है। हर कोई अब ये जानना चाहता है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं ने ये कहा, उनका तर्क है कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। स्वतंत्र जांच एजेंसी की जरूरत है ताकि सभी तथ्यों की पारदर्शी तरीके से पड़ताल हो सके। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आने वाला है, लेकिन देश भर की निगाहें जरूर आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी जब राम जन्मभूमि मंदिर मामले में सुनवाई हो रही थी। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है, आस्था का केंद्र है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई को केवल कानूनी नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास और पारदर्शिता के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। सोमवार को कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सुनवाई कर दी गई है। कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणियां भी कर दी गई है। एसआईटी से जांच रिपोर्ट तलब कर दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार से लेकर के यूपी सरकार तक से कुछ सवाल जवाब किए गए हैं। पूरे मामले में एक नया मोड़ 20 जुलाई को आएगा जब इस पूरे मामले की एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से सुनवाई होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ मैं मीनाक्षी रजत, इंडिया डेली, नोएडा। उत्तर प्रदेश देश के सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन चुका है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन लगभग 4 बजे होगा और ये जो एक्सप्रेस वे है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले लखनऊ से कानपुर की दूरी पूरा करने में लोगों को 4 घंटे लगते थे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, यहाँ तक कि 5-5 घंटे लग जाते थे और काफ़ी जाम रहता था, पूरे रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन ये एक्सप्रेस वे दूरी सिर्फ 35 मिनट में पूरी करेगा। यहाँ तक कि जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ बाकायदे उद्घाटन के बाद उस एक्सप्रेस वे पर सफ़र भी करेंगे और 35 मिनट में ये दूरी पूरी करके आनंद भी लेंगे एक्सप्रेस वे कानपुर लखनऊ का। और इसके साथ साथ नितिन गडकरी ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी के घर पर एक बैठक की। उस बैठक में उन्होंने
प्रदेश में जो तमाम एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन हैं उनके बारे में मंथन किया और कौन कौन से रास्तों में एक्सप्रेस वे चाहिए उसके बारे में योगी जी के साथ में और तमाम जो उनके अधिकारी हैं उस पर चर्चा की। उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का लंबा चौड़ा जाल बिछ रहा है और यहाँ तक कि छोटे छोटे ज़िले भी एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ रहे हैं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, क्योंकि जब सड़कें अच्छी होंगी, उस पर वाहन चलेंगे, आर्थिक व्यापार होगा, तो उस उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पे लगातार बढ़ता रहेगा। यहाँ तक कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में झंडा फहरा रही है और लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ से। कुछ वक्त पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने तमाम दूसरे देशों, यूरोप, कनाडा, तमाम दूसरे देशों के साथ मिलकर उनकी एजेंसियों के साथ जॉइंट ऑपरेशन करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ड्रग्स और हथियार सिंडिकेट पर करारी चोट की थी, जिसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर रोहित गोदारा, गैंगस्टर गोल्डी बराड़, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, ये तमाम ऐसे गैंगस्टर थे जिनके सिंडिकेट पर इस ऑपरेशन के तहत बड़ी चोट की गई। बात की जाए इस ऑपरेशन की तो जुलाई 2023 में इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई और जुलाई 2023 में रविंदर सिंह ढांडा ने कैलिफोर्निया में एक शख्स को कोकीन यानी ड्रग्स के लिए चुना। ड्रग्स ले जाने के लिए उसने उसको हायर किया, लेकिन रविंदर सिंह ढांडा को ये नहीं पता था कि जिस शख्स को वो अपना सहयोगी या अपना कैरियर समझ रहा है वो दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI का बहुत बड़ा मुखबिर था। जिसके बाद रविंदर सिंह ढांडा ने उसे कोकीन दी और इस बात की जानकारी जो मुखबिर था उसने FBI तक पहुंचाई और FBI ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि बात की जाए FBI की तो इस जो छापेमारी के बाद FBI ने अपनी चार्जशीट जो कोर्ट में दाखिल की है उसमें उस मुखबिर को C11 बताया है उस चार्जशीट में, जिस पर रविंदर सिंह ढांडा ने विश्वास किया था। बात आगे बढ़ी जब रविंदर सिंह ढांडा को उसके पर विश्वास हो गया और जो FBI के मुखबिर ने रविंदर सिंह ढांडा का विश्वास जीता तो उसके बाद वो उसके गैंग में शामिल हो गया, जिसके बाद कई किलो कोकीन एक बार फिर जुलाई 2025 में भेजी जा रही थी, जिसकी जानकारी मुखबिर ने FBI को दी, जिसके बाद FBI ने रविंदर सिंह ढांडा को गिरफ्तार कर लिया जनवरी 2025 में। बात की जाए हथियार तस्करी की तो जब FBI लगातार 2 सालों से इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ड्रग्स और हथियार सिंडिकेट पर करारी चोट की जा सके और इस नेटवर्क को तोड़ा जाए, इसके लिए जो FBI थी उसकी नज़र भारतीय गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर पड़ी। जग्गू भगवानपुरिया पे अगर गौर किया जाए तो जग्गू भगवानपुरिया वही शख्स है जो कि एक वक्त पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट का बहुत एक्टिव गैंगस्टर था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे करीबी गैंगस्टर था। फिलहाल इस तरीके का जो ऑपरेशन है साल 2023 से FBI प्लान कर रहा था, यानी 3 सालों से ये तैयारियां चल रही थी और जैसे ही तैयारियां पूरी हुई तो एक साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।